रायगढ़ में हुआ भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी सवारियों से भरी बस, 8 लोगों की हुई मौत। असद का शव देखने के लिए घर के बाहर लगी लोगों की भीड़, छावनी में तब्दील हुआ इलाका, आतिक के घर के पास फोर्स तैनात। जापान के पीएम फूमियो किशिदा की सभा में हुआ ब्लास्ट, स्मोक बम से किया गया हमला, पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आज भरतपुर में अमित शाह करेंगे रोड शो, बीजेपी के बूथ महासम्मेलन को करेंगे संबोधित, विजय अभियान की करेंगी शुरुआत। दिल्ली में नहीं रुकेगी बिजली की सब्सिडी, उपराज्यपाल के इस फैसले से लाखों लोगों को मिली राहत। 2024 और 23 के लिए बिजली सब्सिडी को मिली मंजूरी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ पूनम तागर। इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। जापान के पीएम फूमियो किशिदा पर हमला हुआ है। पीएम फूमियो के भाषण देने के दौरान यह हमला हुआ। सभा में किया गया ब्लास्ट, सभा में स्मोक बम से किया गया हमला। प्रधानमंत्री को सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाला, पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है। बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री को सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाला सुरक्षित, पुलिस ने एक व्यक्ति को इस मामले को लेकर गिरफ्तार कर लिया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पर हमला किया गया। पीएम फूमियो के भाषण देने के दौरान यह हमला हुआ। सभा में ब्लास्ट किया गया, तो वहीं सभा में स्मोक बम से हमला किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला गया और इस मामले को लेकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो वहीं रायगढ़ के खफोली इलाके में एक बस खाई में गिर गई। इस हादसे में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं अब तक इस बस हादसे में कुल 12 लोगों की मौत सामने आ चुकी है और 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लोगों को बचाने के लिए अभियान जारी है। इसकी जानकारी रायगढ़ एसपी ने दी है। पुलिस ने कहा कि बस में करीब 40 यात्री सवार थे। घायलों को पास के अस्पताल में ले जाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ की पूरी घटना है, जहां राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से बड़ा हादसा हुआ और खाई में सवारियों से भरी बस जा गिरी, जिसके बाद हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। घायल लोगों को पास के अस्पताल में पहुंचाने की कवायद शुरू की जा रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां रायगढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया। सवारियों से भरी बस खाई में जा गिरी, जिसमें से कुल 12 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई घायल लोगों को अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। असद का शव पहुंचा कसारी मसारी कब्रिस्तान, शाइस्ता के आने की जताई जा रही है आशंका। कब्रिस्तान में आने वाले हर शख्स की चेक की जा रही है आईडी। कब्रिस्तान जाने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई। बड़ी जानकारी बता दी कि एनकाउंटर में असद मारा गया था, उसके बाद आज असद का शव पहुंचा है और इसे लेकर कब्रिस्तान जाने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है। असद का शव कसारी मसारी कब्रिस्तान लाया गया है। शाइस्ता के आने की आशंका भी जताई जा रही है। कब्रिस्तान में आने वाले हर शख्स की आईडी भी चेक की जा रही है। बता दें कि अतीक अहमद ने भी अर्जी दी थी कि उसके बेटे से आखिरी मुलाकात उसकी करवाई जाए, जिसको खारिज कर दिया गया था। आज असद का शव कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंच गया है। शाइस्ते के आने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि कब्रिस्तान में आने वाले हर शख्स की आईडी भी चेक की जा रही है। बता दें कि असद एनकाउंटर में ढेर हो गया था, साथ ही उसका एक साथी गुलाम भी एनकाउंटर में मारा गया था, जिसके बाद आज कब्रिस्तान में असद के शव को दफनाया जाएगा। कब्रिस्तान में जाने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई और लगातार जितने भी लोग वहां पहुंच रहे हैं सबकी आईडी चेक की जा रही है। बता दें कि अतीक अहमद का बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया था, जिसका आज कब्रिस्तान में शव ले जाया गया। बता दें कि कुछ ही देर में असद के शव को दफनाया जाएगा। इसे लेकर कब्रिस्तान जाने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है। और सबसे अहम जानकारी कि वहां शाइस्ता परवीन भी पहुंच सकती है। जी हां, असद की मां शाइस्ता परवीन पहुंच सकती है, इस बात की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि अतीक ने अर्जी दाखिल की थी, उसके बेटे से मुलाकात आखिरी उसकी करवाई जाए, लेकिन अर्जी को खारिज कर दिया गया था। तो बड़ी जानकारी, असद का शव कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंच गया है। शाइस्ता के आने की उम्मीद जताई जा रही है। कब्रिस्तान में आने वाले हर शख्स की आईडी भी चेक की जा रही है। कब्रिस्तान जाने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच असद का शव कसारी मसारी कब्रिस्तान लाया गया है और कुछ ही देर में
दफना दिया जाएगा असद का शव। बता दें कि असद और उसका एक साथी गुलाम एनकाउंटर में ढेर हो गए थे। झांसी में पुलिस के एनकाउंटर में दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद लगातार अतीक जो है वो अपने बेटे से मिलने के लिए अर्जी दाखिल कर रहा था, लेकिन उसकी अर्जी जो है वो खारिज की जा रही थी। आज कसारी मसारी कब्रिस्तान असद का शव लाया गया है और आशंका जताई जा रही है कि असद की मां शाइस्ता परवीन भी वहां पहुंचे और अब से कुछ ही देर में कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद के शव को दफना दिया जाएगा। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। गाजीपुर में आज होगा बीजेपी सांसद अफजाल अंसारी के भाग्य का फैसला। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी पर आज जो अहम फैसला, एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। बता दें कि आज गैंगस्टर एक्ट में एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी फैसला। बड़ी जानकारी, कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में आज कोर्ट से सुनवाई। हत्याकांड में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। 16 साल पुराना मामला और आज उसे लेकर फैसला आने वाला है। कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में सुनवाई। हत्याकांड में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या की गई थी। बता दें कि गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी और उसके भाई बाहुबली मुख्तार अंसारी के लिए आज का दिन बड़ा अहम बताया जा रहा है। दोनों भाइयों के भाग्य का फैसला होना है और आज जो गैंगस्टर एक्ट के करीब 16 साल पुराने मामले में फैसला हो सकता है। एमपी एमएलए कोर्ट के आने वाले फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, 16 साल पुराना मामला और आज बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के भाग्य का फैसला होना है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी मेहताब गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ गए। आइए उनसे जान लेते हैं। मेहताब, आज 16 साल पुराने मामले को लेकर फैसला सुनाया जाएगा, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? जी, आपको बता दें कि बसपा से सांसद अफजाल अंसारी हैं और उनके छोटे भाई मुख्तार अंसारी पर आज एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला आना है, जिसको लेकर के सरगर्मियां जो है काफी तेज हो गई हैं। कोर्ट के बाहर जो है काफी जो है फोर्स मुस्तैद कर दिया गया है। और पूनम, आपको ये भी बता दें कि जो है आज जो है अफजाल अंसारी का फैसला होना है, जिसको लेकर के मुख्तार अंसारी नहीं आए हैं कोर्ट में, लेकिन उनके बड़े भाई आज वहाँ एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। और इस मामले में जो बता दें कृष्णानंद राय का जो हत्या हुआ था उसको लेकर के आज ये कोर्ट फैसला सुनाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से 16 साल ये पुराना मामला है, आज इस पर फैसला होगा। दोनों भाइयों के भाग्य का आज फैसला होना है, इसे लेकर कितनी देर में अपडेट मिल पाएगा मेहताब? आपको बता दें कि मतलब जो कोर्ट का जो प्रक्रिया है काफी देर तक चलता है। अभी कुछ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाएगी तब तक आपको हम कोई अपडेट नहीं दे पाएंगे। लेकिन हम इस पे नजर मतलब बनाए हुए हैं कि आखिर फैसला क्या आता है। जी बिल्कुल, क्योंकि आज पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। जिस तरह से 7 लोगों की हत्या की गई, उसमें बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय भी शामिल थे, तो इससे लेकर जो फैसला होना है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। मेहताब जी हाँ, बता दें आपको कि मतलब जिस तरह से जो है कोर्ट परिसर को छावनी में कर दिया गया है और पूरी बैरिकेडिंग लगा दी गई है और जो है अफजाल अंसारी जो आएंगे, आने के बाद अपनी पक्ष रखेंगे। उसके बाद कोर्ट क्या फैसला सुनाता है वो तो आपको क्लियर हो जाएगा शाम तक। बिल्कुल मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं नगर निकाय चुनाव आते ही नेताओं में पार्टी बदलना और अपनी टिकट मजबूत करने का काम शुरू हो गया है, जिसके तहत मथुरा में बीएसपी से बाहर निकलकर कांग्रेस का दामन थामने वाले पूर्व विधायक राजकुमार रावत ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की, जहां पर पूर्व विधायक राजकुमार रावत का कांग्रेस नेताओं ने अपनी पार्टी में जोरदार स्वागत किया। साथ ही कांग्रेस में शामिल हुए राजकुमार रावत ने कहा कि मैं अपने परिवार में पीढ़ियों से कांग्रेसी हूं, लेकिन कुछ समय के लिए मैं बीएसपी में गया था। एक बार फिर से मैं कांग्रेस परिवार में वापस आया हूं, इसलिए मैं कांग्रेस परिवार का धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेयर का चुनाव लड़ने के बारे में पार्टी हाईकमान का जो भी आदेश मेरे लिए होगा मैं उसका पालन करूंगा और मैं हर कार्यकर्ता के सम्मान में अपना तन मन धन लगाकर उसके साथ खड़ा रहूंगा। देखो, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, मेरा परिवार पूर्व से, आजादी से पहले से कांग्रेस परिवार है। मेरे यह शरीर का जो खून है वो कांग्रेस का खून है। मैं कांग्रेस में था, मेरा जन्म कांग्रेस में हुआ। किन्हीं कतिपय कारणों से
मुझे कांग्रेस से जाना पड़ा और आज खुशी है कि मैं अपने परिवार में पुनः वापस आया हूं और परिवार ने मुझे हाथों हाथ लेकर के आज जो मेरा स्वागत, मेरा जो प्यार और दुलार मुझे जो दिया है मेरे परिवार ने, मेरे पास कोई शब्द नहीं। लखनऊ से बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। आज जारी हो सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट। नगर निगम पालिका और टाउन एरिया अध्यक्ष प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी में हर सीट पर प्रत्याशियों में कड़ी प्रतियोगिता। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जारी करेंगे प्रत्याशियों की लिस्ट। तो बड़ी जानकारी, आज बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। नगर निकाय चुनावों को लेकर अहम जानकारी बता दें कि सभी की निगाहें सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशियों पर टिकी हुई है और आज नगर निगम पालिका और टाउन एरिया अध्यक्ष प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी में हर सीट पर प्रत्याशियों में कड़ी प्रतियोगिता नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जारी करेंगे प्रत्याशियों की लिस्ट। इसी खबर को लेकर हमारे संवाददाता सिद्धार्थ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। सिद्धार्थ, एक सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी और इसे लेकर आज बीजेपी लिस्ट जारी कर सकती है प्रत्याशियों की, क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? जी बिल्कुल, कल मंथन के बाद आज बीजेपी जो है वो अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, तीनों की सूची आज जारी होगी। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज दोपहर तक सूची जारी कर दें। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हर जगह पर, हर जहाँ चुनाव होने हैं, जहाँ लोग टिकट मांग रहे हैं, हर सीट पर कड़ी टक्कर है आपस में। जो उनके प्रत्याशी हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स गई हैं, उस आधार पर टिकट का वितरण किया जाएगा। और जो सर्वे जो आधार है उसको लेकर भी उसका भी ध्यान रखकर टिकट बांटा जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण है आज उम्मीद है कि आज शाम तक सब टिकट फाइनल हो जाएंगे। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, क्योंकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे दिन इस बैठक की और इस बात पर चर्चा की थी, मंथन किया था। इसे लेकर अब क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? कितनी देर में प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है प्रथम चरण के लिए? देखिए, जो हमारे सूत्र वो बताते हैं दोपहर बाद ज्यादातर सीटें जो है वो दोपहर बाद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो जाएगी। और पहले प्रथम चरण के लिए तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि दोपहर बाद प्रत्याशियों के नाम साफ हो जाएंगे, कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, पूरी तरीके से बीजेपी जो है वो जिताऊ प्रत्याशियों पर ही पूरा दांव लगाएगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन, इसका भी काफी ध्यान रखा जाएगा। और आपको ये देखने को मिलेगा, लगातार हम ये दर्शकों को बता रहे हैं कि सब संतुलन को ध्यान में रखते हुए टिकट बांटे जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो कार्यकर्ता है उसको टिकट दिया जाएगा और जो मंत्री विधायक के जो रिश्तेदार हैं उनको कहीं ना कहीं आपको देखने को पहले ही बता दिएगा, लेकिन ये भी देखने को मिलेगा किसी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। और बीजेपी ने पहले ही साफ शब्दों कहा था। हाँ, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है कि अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, कई ऐसे लोग होंगे जो लगातार ऐसा जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो निर्दलीय के रूप में दिखेंगे। तब देखना होगा कि बीजेपी या समाजवादी पार्टी या बसपा किस तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई करती है। और लगातार बीजेपी ने पहले ही कहा था कि जो बिना सिंबल के लड़ेगा, जो बिना पार्टी की सहमति से लड़ेगा, उसके खिलाफ अनुशासन के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये है कि कितना ये फार्मूला लागू होता है और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती। कई जिलों में कल उनके जो नेता थे जिनको ये लगा कि टिकट नहीं मिलेगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के खिलाफ ही बिगुल बजा दिया, अपनी पार्टी के खिलाफ ही प्रत्याशी उतार दिया और अपने समर्थन से प्रत्याशी उतार दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा और इसको रोकने के लिए अब बीजेपी देखना है किस तरीके से क्या कार्रवाई करती है नेताओं के खिलाफ जिन्होंने अपने प्रत्याशी बीजेपी से अलग उतार रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है सिद्धार्थ, बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं मथुरा से, जहां मथुरा के थाना जैत इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान हुए विवाद में कुछ दबंग लोगों ने यात्रा पर पथराव किया, जिसके बाद मौके पर आई पुलिस ने मामले को शांत कराया और पुलिस बल तैनात किया गया। आज पूरे जनपद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जन्मदिन का उत्सव परंपरागत और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में यहाँ पर एक नया उत्सव मनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया। उस विरोध को देखते हुए यहाँ पुलिस तैनात की गई है और गांव में शांतिपूर्ण है, उनका उत्सव चल रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो। कुछ नहीं, हम अपने जैसे 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे थे, तो
जैसे कि हाई कास्ट वाले हैं, उन्होंने विरोध किया। कल पंचायत में तो बोल दिया कि यहाँ कर लेना। कुछ लोग 4-5 लोग विवाद कर रहे थे, उनके हम इनको समझा देंगे। अभी जैसे हम आए तो उन लोगों ने पथराव किया। और तो उत्तर प्रदेश में कोरोना से एक मरीज की मौत। कोरोना से अब तक 3 लोगों ने जान गंवा दी है। 24 घंटे में 758 कोरोना के नए केस आए सामने। बता देगा एक्टिव मरीजों की संख्या अब कुल मिलाकर 2579 हो गई है। कोरोना लगातार उत्तर प्रदेश में अपने पैर बरसाता जा रहा है। इसे लेकर लोगों में बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। लोग बिना मास्क के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूपी में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई है। बता दें कि कोरोना से अब तक 3 लोगों की उत्तर प्रदेश में मौत हो चुकी है। 24 घंटों में 758 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 2579 हो गई है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। आइए उनसे जान लेते हैं। सिद्धार्थ, लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है और लोगों में लगातार लापरवाही देखी जा रही है। बिना मास्क के लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कोरोना जिस तरीके से पूरे देश में बढ़ रहा है उसमें उसी को देता है, उसी के रूप में कहीं ना कहीं आपको उत्तर प्रदेश में भी इसकी संख्या काफी दिखेगी। और जिस तरीके से मरीज काफी आ रहे हैं, लखनऊ में कल 202 मरीज है, गौतम बुद्ध नगर में 130 और गाजियाबाद में 72 मरीज मिले। काफी महत्वपूर्ण है, लोग लापरवाही कर रहे हैं। हाँ, एक चीज है सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये एक अच्छी खबर है कि पॉजिटिविटी रेट जो रिकवरी रेट है वो अच्छा है। तो इसको लेकर ये काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए लोग काफी लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ये है कि अभी भी लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अभी भी हम लगातार जो इसका म्यूटेशन है उस पर नजर बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोग लापरवाही ना करें, लोग मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन न बाजारों में, न अस्पतालों में, न दुकानों पर आपको पूरे प्रदेश में कहीं पर कोई मास्क की संख्या ना के बराबर है। लोग अभी भी सचेत नहीं है इसको लेकर। और जिस तरीके से लगातार अपील कर रहे हैं, चाहे सीएम हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, वो लगातार ये अपील कर रहा है कि लोग मास्क लगाएं और ये इस चीज का ध्यान दें। लेकिन एक चीज जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, आने वाले जो 10 से 5 दिन है उसमें आपको केसेस की संख्या बढ़ती हुई दिखेगी। तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण है, लोगों को इसको लेकर पूरा ध्यान देना होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले लोगों ने गाइडलाइन का पालन किया था, और जब ये गाइडलाइन का पालन करने लगेंगे तो आपको खुद एक्टिव केसों में कभी दिखने लगेगी। बिल्कुल सिद्धार्थ, 2020 में ये आपदा हम सब लोग देख चुके हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि अस्पतालों में कोई बिना मास्क के नजर नहीं आएगा। उसके बावजूद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। जी बिल्कुल, 2020 में शुरुआत में ऐसे ही कुछ कोरोना ने इसी तरीके से 10-10, 20-20 केसेस बढ़े थे। एक बार की जब केस बढ़ गए और उसके बाद फिर पूरा हेल्थ सिस्टम पर काफी दबाव बढ़ा था। तो कहीं ना कहीं पूरा हेल्थ सिस्टम क्रैक हो गया था। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी लोगों को सचेत रहना होगा। हेल्थ सिस्टम को अगर अपना इलाज के लिए अच्छी व्यवस्था पानी है तो कहीं ना कहीं कम से कम मरीज हो और जिनको जरूरत हो वही लोग अस्पताल तक पहुंचे। और जो सामान्य है वो कहीं ना कहीं जो उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। तो अब देखना ये है कि सरकार की सख्ती पहले है और अब जल्द आपको दिखने लगेगा और सख्तियां बढ़ सकती हैं। जी सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं कन्नौज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां तालाब में नहाने गए 4 युवक गहरे पानी में जाने से डूब गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। पुलिस ने 4 युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक युवक ने अपना दम तोड़ दिया। वहीं 3 युवकों का इलाज जारी है। पुलिस ने मृतक युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस घटनास्थल के जांच पड़ताल में जुट गई है। तो वहीं अगली खबर यूपी के सहारनपुर से सामने आ रही है, जहां पर परचून की दुकान के नाम पर धड़ल्ले से एक महिला शराब का कारोबार करती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला बिना किसी डर के एक व्यक्ति को शराब बेचती हुई नजर आ रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आबकारी विभाग को गहरी नींद में सोया हुआ है। ये पूरा मामला थाना मिर्जापुर क्षेत्र के शाकुंभरी देवी रोड का बताया जा रहा है। तो वहीं खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना कुतबेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2 तमंचे, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस, साथ ही एक मोटरसाइकिल और 15,000 रुपए बरामद किए हैं। जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी हाँ, 9 मार्च को होली के जस्ट नेक्स्ट दिन सुबह हमारे वादी थे जैन साहब, उनके
सात कुतुबशेर थाना क्षेत्र में एक लूट हुई थी। उनके बैग से करीब 50-55 हज़ार रुपये निकाल लिए गए थे, बैग भी छीन लिया गया था। इसमें जिन्होंने लूट कारित की थी वो टोटल 4 लोग थे, 2 मोटरसाइकिल में आए थे। इनको बहुत टाइम से हमने सीसीटीवी के बेसिस पे इनको बहुत लंबा हमने ट्रैक किया था। इनका करीब 15 से 20 किलोमीटर इनको सीसीटीवी में देखा गया था। सीसीटीवी में देख के ये पता चल गया था कि हमारे सहारनपुर ज़िले के नहीं हैं, कहीं बाहर से आए हैं, प्रोबेबली शामली या शामली के भी आगे से आए हैं। और इस पे हमारी सर्वेलेंस टीम ने भी काम किया, कुछ नंबर्स उन्होंने निकाले हैं रास्ते से ही, और उसी के बेसिस पे फाइनली एक ब्रेक थ्रू हमें मिला और हमें ये 3 लोग जो आज भी इसी लूट की घटना कारित करने के इरादे से यहाँ पे आए थे, उनको पकड़ लिया गया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार करते हुए कब्जे से 3 कुंतल डोडा पोस्ट चूरा, 1 कार, 1 स्कूटी, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 2 मिक्सर ग्राइंडर, 3 स्टील जार बरामद किए हैं। प्रेस वार्ता करते हुए सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि नगर निगम चुनाव 2023 के तहत चलाए जा रहे मादक और नशीले पदार्थों की रोकथाम और नशा तस्करों की गिरफ्तारी के लिए अभियान के तहत थाना सरसावा के प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस टीम ने 3 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगामी नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत मादक पदार्थों के रोकथाम के दृष्टिगत जो चलाए गए अभियान में पुलिस थाना सरसावा को जब सूचना मिली कि कुछ लोग हाईवे पर स्थित शिव ढाबा के आसपास नगर निकाय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जो डोडा फूल स्टॉक करके रखे हैं और उस चुनाव के आसपास सप्लाई करने का उनकी आशंका है, इस टाइप की सूचना जब मिली तो इस पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस सरसावा पुलिस ने 3 अभियुक्तों को मैं लगभग 3 कुंटल डोडा फूल और डोडा पोस्ट के साथ। तो वहीं महिला मरीज को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे परिजन और डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों में विवाद हो गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। नहीं, मैं आपकी बातों को मैं समझ रहा हूं, तो रुक जाओ, ये सरकारी सरपंच है। 1 मिनट रुक जाओ। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लाख दावे करे, पर उन दावों में कितनी सच्चाई है, इसे इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। हम लोग यार खुद ही जब तुम लोगों को प्रॉब्लम करते हैं, फिर भी सारी बात हो गई, उसके बाद आप कह रहे हैं लहजा नहीं है। अरे नहीं, आप क्या बोले इसके पहले? क्या बोले? किसको क्या बोले? राम सिंह जो है दलाल है, आप ये बोल रहे हैं। अरे ठीक है, दलाल है, दोनों बातें नहीं। ये तस्वीर प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज की है, जो प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्था की पोल खोल रही है। वीडियो में डॉक्टर और दलाल से तीमारदार की झड़प को साफ देखा जा सकता है। वीडियो में आप साफ सुन सकते हैं, तीमारदार एक शख्स को दलाल कह रहा है। इमरजेंसी कक्ष में शुरू हुआ हंगामा बढ़ते हुए इमरजेंसी के बाहर तक पहुंच गया। इस दौरान तीमारदार स्वास्थ्य कर्मचारियों पर इलाज के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाता रहा, पर अस्पताल प्रशासन के मन में शासन का कितना खौफ है कि आरोप लगने के बावजूद अस्पताल कर्मचारी उसका इलाज करने को तैयार नहीं हुए। तो वहीं अस्पताल प्रशासन इस पूरे विवाद के लिए मरीज के साथ तीमारदार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। कल रात में हमारे 2 मेडिकल अफसर इमरजेंसी में ड्यूटी पे थे। करीब 12 बजे के आसपास शायद उसमें टाइम एकदम आए व्यक्ति अपनी पत्नी को लेके, उसको कोई तकलीफ थी। इन लोगों ने ऐसा लगा कि नशे में थे तो उन्होंने कहा भैया पर्चा बनवा लीजिए। तो पहले उन्होंने पर्चा बनाने से इनकार किया, उनका पहले इलाज करो। इन लोगों ने इंजेक्शन वगैरह लगवा दिया, फिर उसके बाद बैठा दिया। अब उनका ये कहना था कि भाई इलाज करो, कुछ और दो। इन लोगों ने कहा 10 मिनट वेट कर लो, जो भी दवा दी गई उसका असर तो कुछ आ जाए, और तब तक पर्चा बनाए। तब भी नहीं तैयार हुए। फिर उसी बात में कहासुनी बढ़ती गई। वो कहे कि मैं वीडियो ले रहा हूँ, वायरल कर रहा हूँ और आप लोग इलाज नहीं कर रहे। ये लोग ये कह रहे थे कि 10 मिनट और वेट करने की ज़रूरत, इंजेक्शन का असर जानने की ज़रूरत। इतना मुझको पता है। उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन आया कि सर यहाँ कुछ लोग दारू पी के मारपीट कर रहे हैं। सरकार सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अगर आम जनता तक पहुँचाना चाहती है तो उसे अपनी कार्यप्रणाली के साथ व्यवस्थाओं की निगरानी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा सकें।
न्यूज वॉच इंडिया के लिए प्रतापगढ़ से केशव पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।